हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने किस क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका करेक्ट आंसर है समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा। हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने समुद्री सुरक्षा और संरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता द्विपक्षीय समुद्री सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल और संयुक्त अरब अमीरात तटरक्षक समूह के बीच हुआ। यह समझौता 13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति बैठक के दौरान संपन्न हुआ। इस समझौते पर भारत की तरफ से भारतीय तटरक्षक बल प्रमुख परमेश शिवमणि और यूएई की तरफ से ब्रिगेडियर खालिद ओबैद शामशी ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को सशक्त बनाना और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। इस समझौते के तहत समुद्री खोज और बचाव अभियानों में साझा प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों जैसे समुद्री डकैती, तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और पारिस्थितिकी खतरों से निपटने में मदद मिलेगी। साथ ही समझौते के तहत समुद्री कानून परिवर्तन के क्षेत्र में संयुक्त प्रशिक्षण और अभ्यास किए जाएंगे और समुद्री प्रदूषण की स्थिति में संयुक्त प्रतिक्रिया और प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाएगा। दोनों पक्षों ने हिंद महासागर क्षेत्र में स्थायित्व और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का संकल्प दोहराया है। इस समझौते से हिंद महासागर और अरब सागर क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को नई दिशा मिलेगी। हाल ही में अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर कितने प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की? इसका करेक्ट आंसर है 25%। हाल ही में अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 25% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। ये नया टैरिफ 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो जाएगा। अमेरिका का यह कदम भारत और अमेरिका व्यापार रिश्तों पर सीधा असर डाल सकता है। ट्रंप का कहना है कि रूस से तेल और हथियार की खरीद जारी रखने पर भारत को अतिरिक्त दंड भी भुगतना होगा। इस नए टैरिफ से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, आईटी सेक्टर जैसे कई क्षेत्रों से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर असर पड़ सकता है। ट्रंप ने भारत पर अमेरिकी आयात पर अधिक टैरिफ लगाने और सबसे कठोर व्यापार बाधाएं लगाने का भी आरोप लगाया है। गौरी उत्सव, जो नृत्य, संगीत और अभिनय का संगम है, किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। गौरी उत्सव, जो नृत्य, संगीत और अभिनय का संगम है, राजस्थान में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। यह महोत्सव मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी हिस्से, खासकर उदयपुर, डूंगरपुर, बसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस महोत्सव का आयोजन श्रावण पूर्णिमा के बाद 40 दिनों तक चलता है। यह पर्व गौरखिया माता को समर्पित है, जिन्हें भील समुदाय की संरक्षिका देवी माना जाता है। गौरी उत्सव में गांव-गांव जाकर खेल नामक लोक नाट्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें धार्मिक और पौराणिक कथाएं होती हैं। इस पर्व में देवी पार्वती की भी पूजा की जाती है, जिन्हें भील समुदाय अपनी बहन के रूप में देखते हैं। वर्ष 2025 में आईसीसी दिल्ली में इसकी पहली फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी के माध्यम से भील संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया गया। इस प्रदर्शनी के आयोजन का मकसद था जनजातीय विरासत को संरक्षित करना और जन जन तक पहुंचाना। नए नियमों के अनुसार विश्व रैंकिंग प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए महिला एथलीटों को किस परीक्षण से गुजरना अनिवार्य होगा? इसका करेक्ट आंसर है SRY जिन परीक्षण। नए नियमों के अनुसार विश्व रैंकिंग प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए महिला एथलीटों को SRY जिन परीक्षण से गुजरना अनिवार्य होगा। विश्व एथलेटिक परिषद द्वारा हाल ही में ये घोषणा की गई। यह नए नियम 1 सितंबर 2025 से अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रतियोगिताओं में महिला एथलीटों के लिए अनिवार्य रूप से लागू होंगे। यह नए नियम पहली बार टोक्यो 2025 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप से लागू हो जाएंगे। SRY जीन परीक्षण यह एक जैविक मार्कर है जो लिंग निर्धारण में मदद करता है।
यह परीक्षण प्रक्रिया गाल की रगड़ या ब्लड सैंपल से की जाएगी। प्रत्येक टेस्ट सदस्य देशों की निगरानी में कराया जाएगा। इन नए नियमों को लागू करने का उद्देश्य है महिला स्पर्धाओं की निष्पक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना है। निम्न में से किस देश ने यूट्यूब एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आयु सत्यापन नियम सख्त कर दिए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए आयु सत्यापन के नियम कड़े कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि यूट्यूब एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिसंबर 2025 से यह सुनिश्चित करेंगे कि इनके यूज़र्स की आयु कम से कम 16 वर्ष हो। यह कानून यूट्यूब के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों को 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक जुर्माना देना होगा। सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट बंद करने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि यूट्यूब किड्स को इन नए नियमों से छूट दी गई है। आयु संबंधी यह निर्णय ई सेफ्टी कमीशन के सर्वे पर आधारित है, जिसमें यह पाया गया कि 37% बच्चों ने यूट्यूब पर हानिकारक कंटेंट देखा था। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने भारत में बाघों की सघनता के मामले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? इसका करेक्ट आंसर है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। हाल ही में काजीरंगा टाइगर रिजर्व ने भारत में बाघों की सघनता के मामले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व 18.65 बाघ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के घनत्व के साथ यह बांदीपुर और कॉर्बेट के बाद तीसरे स्थान पर है। इस रिजर्व का पहला बाघ सर्वेक्षण 1997 में हुआ था और तब बाघों की कुल संख्या 80 दर्ज की गई थी। रिजर्व की हालिया रिपोर्ट के अनुसार काजीरंगा के 1307.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 148 बाघों की गणना की गई है। यह आंकलन दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक कैमरा ट्रैप विधि से किया गया है। बाघों की संख्या में वृद्धि का कारण। विश्वनाथ वन्यजीव डिवीज़न में पहली बार यह सर्वेक्षण किया गया, जहां 27 नए बाघ दर्ज हुए। वहीं पूर्वी असम डिवीज़न में बाघों की संख्या 2022 में 104 हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 115 हो गई है। नगाँव डिवीज़न में बाघों की संख्या स्थिर है, यानी यहाँ अभी भी 6 बाघ हैं। यानी कुल मिलाकर 148 वयस्क बाघों की पहचान की गई है, जिनमें 83 मादा, 55 नर और 10 अज्ञात लिंग के हैं। काजीरंगा टाइगर रिजर्व यह उत्तर पूर्व भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी के क्षेत्र में स्थित है। इसका विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ से प्रभावित मैदानों में फैला हुआ है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ प्रकृति की है, जो नदी द्वारा जमा की गई है। यह रिजर्व राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी टाइगर रिजर्व से भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ है। काजीरंगा रिजर्व में केवल बाघों की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि उनके आवास क्षेत्रों को भी सुरक्षित और विस्तृत किया जाता है। बुरहाचा पोरी और लाओ खोआ अभयारण्यों को शामिल कर इस रिजर्व में 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जोड़ा गया है। इसके अलावा अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र विकसित कर इसे एक स्थायी वन्यजीव संरक्षण मॉडल के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। बाघ संरक्षण के मामले में असम की यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय मानी जा रही है। भारत में बुद्ध धर्म से जुड़े पवित्र अवशेष हाल ही में 127 वर्षों बाद लौटाए गए। ये 1898 में किस उत्तर भारतीय गांव में खोजे गए थे? इसका करेक्ट आंसर है पिपरहवा। भारत में बुद्ध धर्म से जुड़े पवित्र अवशेष हाल ही में 127 वर्षों बाद लौटाए गए। ये 1898 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरवा गांव से खोजे गए थे। इन अवशेषों को भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेष माना जाता है और यह भी माना जाता है कि यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध अनुयायियों ने इन्हें स्थापित किया था। इन अवशेषों की खोज ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे ने की थी। इन अवशेषों का अधिकांश भाग
1899 में कलकत्ता के इंडियन म्यूज़ियम में सुरक्षित कर दिया गया, लेकिन इनके परिवार के पास इसका कुछ हिस्सा मौजूद था जो इन्हें विदेश ले गए। हाल ही में इन अवशेषों को हांगकांग में नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन भारत के संस्कृति मंत्रालय ने इस नीलामी केंद्र को कानूनी नोटिस भेजकर यह नीलामी रुकवाई। इन अवशेषों की वापसी में भारतीय संस्कृति मंत्रालय और गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप की अहम भूमिका रही है। पिपरवा खोज को भारत की सबसे प्रमुख बौद्ध पुरातात्विक उपलब्धियों में से एक माना जाता है। हाल ही में किस सैन्य अधिकारी को भारतीय थल सेना का नया उपसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को भारतीय थल सेना का नया उपसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य की जगह लेंगे। वे 1 अगस्त 2025 से यह पदभार संभालेंगे। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह सेना मुख्यालय में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स और रणनीतिक तैनाती मामलों के महानिदेशक थे। इस नियुक्ति के अलावा वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, जो वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं, इन्हें वेस्टर्न नेवल कमांड का नया फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है। वे भी 1 अगस्त 2025 से यह पदभार संभालेंगे। इसके अलावा भारतीय नौसेना का अगला उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वत्सन को बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, वे भारतीय सेना के वरिष्ठ और अत्यंत सम्मानित अधिकारी हैं। इन्होंने दिसंबर 1987 में पैरा स्पेशल फोर्सेस की 4वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त किया और इन्होंने अपने सैन्य जीवन में ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन आर्चिड और ऑपरेशन रक्षक जैसे अहम अभियानों में हिस्सा लिया। इन्होंने LOC और कश्मीरी घाटी में विशेष बलों की यूनिट का नेतृत्व भी किया है। चीन सीमा पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान वे माउंटेन डिवीज़न के कमांडर के रूप में तैनात रहे और संयुक्त राष्ट्र की शांति अभियानों के तहत इन्होंने लेबनान और श्रीलंका में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा अप्रैल 2022 में इन्होंने राइजिंग स्टार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में भी पदभार संभाला है। पर्वतारोहण हादसे में जान गंवाने वाली जर्मनी की ओलंपियन लॉरा डालमायर किस खेल से जुड़ी थी? इसका करेक्ट आंसर है बाइथलॉन। पर्वतारोहण हादसे में जान गंवाने वाली जर्मनी की ओलंपियन लॉरा डालमायर बाइथलॉन खेल से संबंधित थी। 31 वर्षीय इस खिलाड़ी की मृत्यु पर्वतारोहण के हादसे के दौरान हुई। यह दुर्घटना पाकिस्तान की काराकोरम पर्वतमाला में 28 जुलाई 2025 को घटी। वह लैला पीक पर चढ़ाई करते समय चट्टान गिरने की चपेट में आ गई थी। यह हादसा करीब 5700 मीटर की ऊंचाई पर हुआ था। हादसे के दौरान मौजूद पर्वतारोहियों ने तुरंत राहत दल को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय बचाव टीम को रवाना किया गया, लेकिन दुर्गम स्थल होने के कारण बचाव कार्यों में देरी हुई और 30 जुलाई 2025 को उनके प्रतिनिधियों ने आधिकारिक रूप से उनके निधन की पुष्टि की। जर्मनी की यह खिलाड़ी बाइथलन खेल से संबंधित थी और 2 बार की ओलंपिक चैंपियन और 7 बार की विश्व विजेता रह चुकी हैं। इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 19 वर्ष की उम्र में 2012-13 के IBU वर्ल्ड कप से की। सोची शीतकालीन ओलंपिक 2024 में इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 13वां स्थान हासिल किया। वर्ल्ड चैंपियन 2017 में इन्होंने 6 में से 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया। इसके अलावा इन्होंने 2016-17 में ओवरऑल वर्ल्ड कप जीता और विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया और 2018 के प्योंगचांग ओलंपिक में स्प्रिंट और परसूट दोनों में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला बनी। मई 2019 में इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में खेलों से संन्यास लेकर पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की। जुलाई 2025 में ग्रेट टैंगरो टावर पर इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की और हाल ही में लैला पीक अभियान के दौरान एक दुखद हादसे में इनका निधन हो गया। बाइथलॉन यह एक शीतकालीन ओलंपिक खेल है और इसमें क्रॉस कंट्री स्कीइंग और शूटिंग दोनों शामिल होते हैं। इसके खिलाड़ी बर्फीले ट्रैक पर स्की करते हुए निर्धारित बिंदुओं पर निशाना लगाते हैं और निशाना गलत लगने पर पेनल्टी राउंड और समय जुर्माना लगाया जाता है। इस खेल में गति के साथ साथ एकाग्रता और सटीकता दोनों महत्वपूर्ण होता है। बाइथलॉन को 1960 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों में पुरुषों के लिए और 1992 में महिलाओं के लिए शामिल किया गया।
हाल ही में किस देश में क्ल्यूचेवस्काय ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना सामने आई है? इसका करेक्ट आंसर है रूस। हाल ही में रूस के इस ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना सामने आई है। 30 जुलाई 2025 को रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचटका प्रायद्वीप में 2 गंभीर भूप्राकृतिक घटनाएं घटी, जिनमें सबसे पहले 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप इस क्षेत्र में दर्ज किया गया और इस भूकंप के कुछ घंटों के भीतर ही इस ज्वालामुखी में तेज विस्फोट हुआ और इसके पश्चात लावा का बहाव शुरू हो गया। इन घटनाओं की जानकारी रूसी भूगर्भीय एजेंसी द्वारा दी गई। क्ल्यूचेवस्काय ज्वालामुखी यह रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित है और यह यूरोप और एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 7,400 मीटर है और यह ज्वालामुखी लगातार सक्रिय रहने वाले ज्वालामुखियों में गिना जाता है। वर्ष 2000 से अब तक इसमें 18 बार विस्फोट हो चुके हैं। यह ज्वालामुखी अपनी लगातार ज्वालामुखी गतिविधियों और विस्फोटों के लिए प्रसिद्ध रहा है। 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए निसार उपग्रह को किस रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया? इसका करेक्ट आंसर है GSLV F-16। 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए निसार उपग्रह को GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया। इस रॉकेट ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। यह उपग्रह सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह मिशन इसरो और नासा की संयुक्त परियोजना है और इसे संयुक्त रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। निसार उपग्रह का उद्देश्य है पूरे पृथ्वी की सतह पर निगरानी रखना। यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय सैटेलाइट वैश्विक स्तर पर निगरानी करेगा। इससे पहले इसरो द्वारा लॉन्च किए गए रीसैट और रिसोर्स सेट जैसे सैटेलाइट सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित थे। निसार उपग्रह का निर्माण और परीक्षण कार्य जनवरी 2024 में ही पूरा कर लिया गया था। इसे मार्च 2024 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी सुधार और अतिरिक्त परीक्षणों के कारण इसे जुलाई 2025 तक टाल दिया गया। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह पहला ऐसा सैटेलाइट है जो दोहरे रडार बैंड यानी L बैंड और S बैंड का यूज़ करता है ताकि यह अलग अलग तरह की पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक परिस्थितियों की निगरानी कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य है भूगर्भीय हलचल, ग्लेशियर परिवर्तन, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाना। निसार उपग्रह निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा और यह 3 साल की अवधि के दौरान लगातार पृथ्वी की निगरानी करेगा। इसमें लगा सिंथेटिक अपर्चर रडार जो बड़े क्षेत्रों को 5 से 10 मीटर की हाई रेजोल्यूशन में स्कैन कर सकता है और इस रडार टेक्नोलॉजी के कारण यह बादलों, धुंध और अंधेरे में भी डेटा संग्रह कर सकता है। यह मिशन 24 घंटे पर्यावरणीय निगरानी की क्षमता रखता है। इसके लिए मौसम या समय बाधा नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस सेवा को अपने कुछ क्रेडिट कार्ड से हटाने का निर्णय लिया है? इसका करेक्ट आंसर है मुफ्त हवाई दुर्घटना बीमा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में मुफ्त हवाई दुर्घटना बीमा सेवा को अपने कुछ क्रेडिट कार्ड से हटाने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 11 अगस्त 2025 से समाप्त कर दी जाएगी और यह बदलाव विशेष रूप से को-ब्रांडेड एलाइट और मिड रेंज कार्ड्स को प्रभावित करेंगे। पहले एलाइट कार्ड्स पर 1 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा मिलता था, वहीं मिड सेगमेंट कार्ड्स पर 50 लाख तक का लाइफ कवरेज था। अब से इन कार्ड्स के उपयोगकर्ताओं को हवाई सफ़र के लिए अलग से बीमा कवर लेना होगा। लंग कैंसर को लेकर जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष किस तारीख को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 1 अगस्त। हर साल 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों के कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है जन जागरूकता बढ़ाना, समय पर पहचान करना और रोकथाम को प्रोत्साहित करना। इसकी शुरुआत 2012 में अंतर्राष्ट्रीय श्वसन मंच और रोगी संगठनों के पहल से हुई थी। फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। हर 5 में से 1 कैंसर मौत इसके कारण ही होती है। अधिकतर मामलों में इसका पता देरी से चलता है जब बीमारी गंभीर हो चुकी हो। इसके पीछे का कारण है जागरूकता की कमी, देर से पहचान और बीमारी से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियाँ।
यह बीमारी केवल धूम्रपान से ही नहीं बल्कि वायु प्रदूषण, कामकाजी जोखिम, रेडॉन गैस और जेनेटिक वजहों से भी हो सकती है। फेफड़ों का कैंसर, यह तब शुरू होता है जब फेफड़ों की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और एक ऐसा ट्यूमर बन जाता है जो सांस लेने में बाधा डालता है और शरीर के अन्य हिस्सों में भी ये फैल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 में देश में बैंक ऋण वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई? इसका करेक्ट आंसर है 10.2%। आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 में देश में बैंक ऋण वृद्धि दर 10.2% दर्ज की गई, जो जून 2024 में 13.8% थी। यह गिरावट सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र और व्यक्तिगत ऋण में भी देखी गई। कृषि क्षेत्र में ऋण वृद्धि दर जून 2025 में घटकर 6.8% रह गई है, जो जून 2024 में 17.4% थी। वहीं उद्योग क्षेत्र में ऋण वृद्धि दर सिर्फ 5.5% रह गई है, जो जून 2024 में 7.7% थी। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में यह दर गिरकर 9.6% हो गई है, जो पिछले वर्ष 15.1% थी। और व्यक्तिगत ऋण वृद्धि दर भी घटकर 14.7% रह गई है, जो पिछले वर्ष 16.6% थी। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि उधारी की मांग कमज़ोर हो रही है और इसकी प्रमुख वजहें हैं ऊंची ब्याज दरें, वैश्विक अनिश्चितताएं और कड़ी वित्तीय स्थितियां। यह परिदृश्य यह बताता है कि घरेलू और कारोबारी क्षेत्र में कम कर्ज लिए जा रहे हैं। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक विरासती खेलों पर लगे पुराने प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है? इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने पारंपरिक ग्रामीण खेलों से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है और इन खेलों में शामिल है बैलगाड़ी रेस, कुत्तों की दौड़, घुड़सवारी प्रतिस्पर्धा और कबूतरबाजी जैसे खेल। इन खेलों पर 1997 में पशु क्रूरता की चिंताओं के कारण प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लेकिन अब नया कानून इन आयोजनों को पशु कल्याण के मानकों के तहत आयोजित करने की अनुमति देता है। राज्य सरकार ने इन खेलों का आयोजन करते समय नियमों और निगरानी व्यवस्था को सख्त करने का भी आश्वासन दिया है। इन आयोजनों में जानवरों को नुकसानदायक दवाओं या आहारों से दूर रखने का भी प्रावधान है। इस पहल से पंजाब की सांस्कृतिक धरोहर को भी नया जीवन मिलेगा। केरल में नौसेना कमान के नए प्रभारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसका करेक्ट आंसर है कोमोडोर वर्गीस मैथ्यू। कोमोडोर वर्गीस मैथ्यू ने केरल स्थित दक्षिणी नौसेना के नए प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। इस भूमिका में वे तटीय सुरक्षा, नौसेना प्रशिक्षण और स्थानीय समन्वय का दायित्व निभाएंगे। इससे पहले वे नई दिल्ली के त्रिसेवा मुख्यालय में राष्ट्रीय रक्षा योजना से जुड़े पद पर कार्यरत थे। कोमोडोर वर्गीस मैथ्यू ने 1996 में भारतीय नौसेना का कमीशन प्राप्त किया था और इनके पास 30 वर्षों से अधिक का नौसेना सेवा का अनुभव है। वे कम्युनिकेशन और ऑपरेशनल प्लानिंग जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। वे तोपखाना और मिसाइल प्रणाली के विशेषज्ञ अधिकारी भी हैं। इन्हें कई सैन्य सम्मानों और प्रशस्तियों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे इससे पहले 2015 से 17 के दौरान भी केरल के प्रभारी नौसेना अधिकारी रह चुके हैं। नासा के किस मिशन को स्पेस एक्स ने अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना किया? इसका करेक्ट आंसर है क्रू 11। नासा की क्रू 11 मिशन को स्पेस एक्स ने 1 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना किया। यह लॉन्चिंग फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39A से की गई। हालांकि इसकी लॉन्चिंग 31 जुलाई को होनी थी, लेकिन मौसम खराब होने के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम ड्रैगन कैप्सूल से ISS के लिए रवाना हुई और इस मिशन में स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट प्रयोग किया गया। करीब 16 घंटे की उड़ान के बाद यह दल 2 अगस्त को सुबह 3 बजे डॉकिंग करेगा। इस प्रक्षेपण की खास बात यह रही कि इसमें रूस के रोसकोस्मोस प्रमुख उपस्थित रहे।
और 2018 के बाद पहली बार नासा और रोसकोसमोस प्रमुखों की आमने सामने मुलाकात हुई। यह मिशन अमेरिका और रूस के बीच जारी अंतरिक्ष सहयोग का प्रतीक बना, जो यूक्रेन युद्ध के बाद भी जारी है। यह मिशन नासा और स्पेसएक्स की साझेदारी का एक और सफल अध्याय माना जा रहा है और मिशन अवधि में संभावित लचीलापन भी इसका खास पहलू है। क्रू 11 मिशन के सदस्य। क्रू 11 मिशन 4 अंतरिक्ष यात्रियों की साझा टीम द्वारा संचालित किया जाएगा, जिनमें शामिल है जेना कार्डमैन और माइकल पिंके। ये दोनों नासा अंतरिक्ष यात्री हैं। वहीं ओलेग प्लेटोनोव रूसी कॉस्मोनॉट हैं और कीमिया यूई जापानी अंतरिक्ष यात्री हैं। इस टीम का उद्देश्य है विज्ञान प्रयोग, अंतरिक्ष स्टेशन की देखरेख और अन्वेषण को आगे बढ़ाना। इस मिशन की अवधि संभवतः 6 महीने से बढ़ाकर 8 महीने की जा सकती है। यह विस्तार अमेरिका रूस के मिशन शेड्यूल को समन्वित करने हेतु प्रस्तावित है। ड्रैगन कैप्सूल की कार्यक्षमता की निगरानी के बाद ही अवधि बढ़ाने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। भारत की सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य प्रशिक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है खालिद जमील। खालिद जमील को भारत के सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा इस नियुक्ति की घोषणा 1 अगस्त 2025 को की गई और यह फैसला EIFF के कार्यकारी समिति के द्वारा वर्चुअल बैठक के दौरान किया गया। इस बैठक में 3 कोचों के नाम पर चर्चा की गई, जिनमें शामिल हैं खालिद जमील, स्टीफन कांस्टेटाइन और स्टेफान तार्कोविच, और अंततः खालिद जमील को नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया। खालिद जमील को नया मुख्य कोच बनाए जाने का मुख्य कारण, इन्हें लगातार 2 वर्षों में EIFF पुरुष वर्ष के कोच का सम्मान मिला है और इनके घरेलू खिलाड़ियों के साथ करीबी संपर्क ने इन्हें टीम की भीतरी समझ में मदद की है, जो इनकी नियुक्ति का भी मुख्य कारण रहा। वहीं भारतीय कोचों की सफलताओं का मिसाल देते हुए भी जमील की नियुक्ति का समर्थन किया गया। हाल ही में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ तेलंगाना हाईकोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश कार्यरत हो गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है 30। तेलंगाना हाईकोर्ट में 4 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ कुल कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 30 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने इन नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 जुलाई 2025 को इन नियुक्तियों की अनुशंसा की थी और केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिशों को 28 जुलाई 2025 को मंजूरी दी है। यह मंजूरी न्यायिक पदों की लंबी समय से चली आ रही कमी को आंशिक रूप से दूर करेगा। तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 42 है, जिनमें से अभी भी 12 पद रिक्त हैं। न्यायिक कार्यों में देरी के चलते विधिक जगत ने समय समय पर रिक्तियों को भरने की मांग की थी। ये नई नियुक्तियां न्यायालय की दक्षता और मामलों के त्वरित निपटारे में सहायक होंगी। इन नई नियुक्तियों के महत्व। इन नई नियुक्तियों से न्यायिक कार्यक्षमता में सुधार की उम्मीद है। मामलों की तेज़ी से सुनवाई से न्यायिक प्रक्रिया में गति आएगी। न्यायिक विलंब से उपजे जन असंतोष को कम करने में मदद मिलेगी और साथ ही यह नियुक्तियां तेलंगाना की अदालतों पर बढ़ते दबाव को संतुलित करने में सहायक होंगी। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बजट में कितनी बढ़ोतरी की गई है? इसका करेक्ट आंसर है 1920 करोड़ रुपए। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बजट में 1920 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब इस योजना का कुल परिव्यय बढ़कर 6520 करोड़ रुपए हो गया है। इस योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी और अब इसे 2025 से 26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण और सुरक्षा मानकों में सुधार। इस आवंटित राशि से 50 मल्टी प्रोडक्ट खाद्य वितरण केंद्रों की स्थापना की जाएगी और इन इकाइयों से सालाना 20 से 30 लाख टन तक का संरक्षण क्षमता विकसित होने की संभावना है। इसके साथ ही 100 NABL सर्टिफाइड खाद्य परीक्षण लैब की भी स्थापना का प्रावधान है। इन प्रयोगशालाओं से खाद्य गुणवत्ता परीक्षण की सुविधा निजी क्षेत्रों में बढ़ सकेगी। भारत का प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात $5 अरब से बढ़कर $11 अरब तक पहुंच गया है
और कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी 14% से बढ़कर 24% हो गई है। ये नई खाद्य इकाइयाँ और फूड टेस्टिंग लैब भारत को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य रहे मेघनाथ देसाई, जिनका हाल ही में देहांत हुआ, किस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध थे? इसका करेक्ट आंसर है अर्थशास्त्र। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का हाल ही में निधन हुआ। इनका जन्म बड़ोदरा, गुजरात में हुआ था और इन्होंने 1963 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री ली। 1965 में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में व्याख्याता बने और बाद में एमेरिट्स प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने वैश्विक आर्थिक विमर्श और शिक्षा दोनों में उल्लेखनीय योगदान दिया है और 1991 में लेबर पार्टी की ओर से उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी नामित किया गया। वे ब्रिटिश राजनीति में भारतीय मूल के प्रभावशाली प्रतिनिधियों में से भी एक रहे। भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उन्होंने सांस्कृतिक सेतु की भूमिका निभाई। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2008 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इनका साहित्यिक योगदान। मेघनाथ देसाई प्रख्यात अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक प्रबुद्ध लेखक भी थे। इन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और संस्कृति पर कई पुस्तकें भी लिखी। इनकी अंतिम पुस्तक 2022 में आई, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। यह वैश्विक आर्थिक असमानताओं की आलोचना पर केंद्रित थी। वहीं 2004 में आई उनकी पुस्तक नेहरूज हीरो, दिलीप कुमार इन द लाइफ ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में सिनेमा के जरिए भारत की सामाजिक राजनीतिक पड़ताल की इन्होंने ध्यान आकर्षित किया। भारतीय रेलवे ने किस खंड पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 को शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर है मथुरा कोटा। भारतीय रेलवे ने मथुरा कोटा सेक्शन पर कवच 4.0 का सफल संचालन किया। यह सुरक्षा प्रणाली आत्मनिर्भर भारत के मिशन के अंतर्गत देश में ही विकसित की गई है और इसका निर्माण, डिज़ाइन और विकास भारतीय रेलवे द्वारा किया गया है और इसे RDSO यानी अनुसंधान, डिज़ाइन एवं मानक संगठन से मान्यता प्राप्त है। कवच 4.0 को SIL 4 यानी सुरक्षा अखंडता स्तर 4 पर डिज़ाइन किया गया है, जो सर्वोच्च सुरक्षा मानक है। यह सिस्टम स्वचालित ब्रेकिंग कट टावर को रोकता है, खासकर कोहरे और धुंध की स्थिति में। लोको पायलट को सिग्नल देखने के लिए बाहर झाँकने की अब ज़रूरत नहीं होगी और सारी जानकारी कैबिन डैशबोर्ड पर ही मिल सकेगी। यह तकनीक 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रभावी ढंग से काम करती है। कवच का विकास 2015 में ही शुरू हो गया था और इसका 3 साल तक परीक्षण हुआ। पहली बार यह सिस्टम 2018 में दक्षिण मध्य रेलवे में शुरू किया गया। कवच 4.0 को मई 2025 में अनुमोदन और जुलाई 2024 में RDSO द्वारा मान्यता मिली। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। IRISCT ने 17 इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ समझौता कर इसे BTech पाठ्यक्रम में जोड़ा है। अब तक 30,000 रेल कर्मियों को इससे प्रशिक्षित किया जा चुका है और रेलवे का लक्ष्य है आने वाले 6 वर्षों में यह सिस्टम देश भर में लागू हो। कवच 4.0 भारतीय रेलवे की तकनीकी आत्मनिर्भरता और सुरक्षा क्षमता का प्रतीक है। रक्षा मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर मयंक शर्मा। डॉक्टर मयंक शर्मा को रक्षा सेवा में वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 1 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित की गई। डॉक्टर मयंक शर्मा वे IDAS के 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं और इनके पास 30 वर्षों से अधिक का प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुभव है। इन्होंने CGDA के रूप में कार्य करते हुए रक्षा वित्त प्रबंधन की निगरानी की। इसके अलावा कैबिनेट सचिवालय में उन्होंने अवर सचिव से लेकर संयुक्त सचिव तक की भूमिका निभाई। इन्होंने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवा दी है। इन्होंने UNODC, UN सिट्रल और UN कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे इंटरनेशनल एंटी करप्शन एकेडमी और डिप्लोमेटिक एकेडमी ऑफ वियना से भी जुड़े रहे।
इन्होंने वैश्विक प्रयासों से भारत की अंतर्राष्ट्रीय विधिक और कूटनीतिक स्थिति को भी मजबूती दी। इन्होंने एम्स दिल्ली में उपनिदेशक और वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं दिल्ली नगर निगम में उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त की भी जिम्मेदारी संभाली। रक्षा सेवा के अंतर्गत वित्तीय सलाहकार, यह अधिकारी रक्षा बजट, वित्तीय नियोजन और व्यय की समीक्षा जैसे कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह पदभार भारतीय रक्षा लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को ही सौंपा जाता है। यह सलाहकार तीनों सेनाओं के वित्तीय मामलों में नीति निर्माण और मार्गदर्शन करता है। रक्षा मंत्रालय के वित्त विभाग का प्रमुख सलाहकार होते हुए यह अधिकारी रक्षा सचिव और CGDA के साथ समन्वय करता है। निम्न में से कौन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर ए राजराजन। डॉक्टर ए राजराजन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक बने हैं और ये 1 अगस्त 2025 से इस पद पर प्रभारी हैं। इन्होंने डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर का स्थान लिया है, जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने 1987 से विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में अपनी सेवाएं शुरू की थीं। इन्हें भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में करीब 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है और यह मिश्रित सामग्रियों के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, जिसका उपयोग रॉकेट और अंतरिक्ष यान निर्माण में होता है। डॉक्टर ए राजराजन भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम S के सफल प्रक्षेपण में अग्रणी भूमिका निभा चुके हैं। वे इस नियुक्ति से पहले श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में निदेशक थे। इन्होंने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च अवसंरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण में योगदान दिया। इन्होंने गगनयान मिशन की तैयारी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए विशेष लॉन्च पैड का निर्माण भी इनकी देखरेख में हुआ। इन्होंने इसरो की नई अंतरिक्ष नीति के तहत सरकारी और निजी दोनों अभियानों के लिए संसाधन योजना का भी मार्गदर्शन किया। चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान TVD1, LV-M3, M2 जैसे मिशनों के सफल संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसकी स्थापना 1963 में की गई और यह तिरुवनंतपुरम, केरल में है। यह इसरो का प्रमुख केंद्र है, जो प्रक्षेपण यानों के डिज़ाइन और विकास में कार्यरत है। PSLV, GSLV और SSLV जैसे रॉकेट यहीं पर विकसित किए गए हैं। यह केंद्र संरचनात्मक डिज़ाइन, प्रणोदन, एरोडायनामिक्स और सामग्री विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अग्रणी है। इस अंतरिक्ष केंद्र का नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर नामित किया गया है। स्थलरूद्ध विकासशील देशों पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका करेक्ट आंसर है तुर्कमेनिस्तान। स्थलरूद्ध विकासशील देशों पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की मेज़बानी तुर्कमेनिस्तान करेगा। इसका आयोजन अवाजा, तुर्कमेनिस्तान में 5 से 8 अगस्त 2025 तक चलेगा। इस सम्मेलन का फोकस साझेदारी के जरिए विकास में तेजी विषय पर आधारित होगा। इसका उद्देश्य है स्थलरूद्ध देशों की अनूठी चुनौतियों का समाधान निकालना और सहयोग को बढ़ावा देना। इन देशों को महंगे व्यापार शुल्क और लंबे ट्रांजिट समय जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां इन देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास में रुकावट पैदा करती हैं। इस सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी बनाकर समाधान खोजने और इन देशों की क्षमता उजागर करने पर जोर दिया जाएगा। भौगोलिक अलगाव और बाज़ारों से दूरी इन देशों को वैश्वीकरण से जुड़ने में अड़चन बनते हैं। स्थलबद्ध विकासशील देशों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण 2014 में किया गया था, जिसमें 2014 से 2024 के लिए 1 दशक की कार्य योजना तय की गई थी। इस योजना के तहत 6 प्राथमिक क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था, जिनमें शामिल है ट्रांजिट नीति, बुनियादी ढांचा, व्यापार, क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक संरचनात्मक बदलाव और कार्यान्वयन के उपाय। यह सम्मेलन पहले जून 2024 में होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह टाल दिया गया। अब इसे अगस्त 2025 में आयोजित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वदमना गांव में भारत का पहला AI आधारित आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किया गया है। इस केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया और यह पायलट प्रोजेक्ट मिशन बाल भवारी के तहत शुरू किया गया है। इस केंद्र में AI डैशबोर्ड, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और इंटरैक्टिव डिजिटल कंटेंट जैसी आधुनिक तकनीकें मिलेंगी। इस केंद्र पर छोटे बच्चों को टेक आधारित रोचक और अनुभवात्मक कक्षा माहौल मिलेगा। यह पहल ग्रामीण बच्चों को शहरी स्कूलों जैसे डिजिटल सुविधाएं देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बच्चों को अब कविताएं, गीत और पाठ्यक्रम सामग्री VR और AI से सिखाई जाएंगी। AI युक्त सिस्टम से कक्षा प्रबंधन और व्यक्तिगत शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर हुई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट तकनीक के प्रयोग का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। नागपुर जिला परिषद ने 40 और AI सक्षम आंगनवाड़ियों की योजना घोषित की है। इस पहल का उद्देश्य है ग्रामीण शहरी शिक्षा में तकनीकी असमानता को खत्म करना और तकनीक के उपयोग से बच्चों की रचनात्मक भागीदारी और सीखने की रुचि को बढ़ाना है। सक्षम निवेशक अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर है कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। सक्षम निवेशक अभियान कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है। यह 100 दिवसीय मुहिम 28 जुलाई से 6 नवंबर 2025 तक चलाई जाएगी। इसका उद्देश्य है लंबे समय से अटके अनक्लेम्ड लाभांश से जुड़े मामलों का समाधान करना, साथ ही KYC और नामांकन जानकारी को अपडेट कराने में निवेशकों की सहायता करना, कंपनियों द्वारा लाभांश की सीधी और सही निवेशक तक पहुंच सुनिश्चित करना, समय रहते कार्रवाई करने से शेयर IEPFA को ट्रांसफ़र होने से बचाए जा सकते हैं, भौतिक शेयर रखने वालों को डिजिटल प्रणाली में लाने हेतु जागरूक करना और शेयर धारकों से उनके अंतिम ज्ञात पते पर संपर्क कर जागरूकता बढ़ाना। शेयरों का डीमैटेरियलाइजेशन और KYC अद्यतन अभियान का हिस्सा है। IEPFA इससे पहले निवेशक दीदी, निवेशक पंचायत, निवेशक शिविर जैसी पहले चला चुका है। यह अभियान निवेशकों को डिजिटल, सुरक्षित और जागरूक निवेश की दिशा में प्रेरित करता है। जुलाई 2025 में डाक विभाग और AMFI ने KYC प्रक्रिया आसान बनाने के लिए साझेदारी की। FAO द्वारा जारी वैश्विक खाद्य असुरक्षा सूची 2025 में खाद्य असुरक्षा से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन है? इसका करेक्ट आंसर है अफ़गानिस्तान। FAO द्वारा जारी वैश्विक खाद्य असुरक्षा सूची 2025 में खाद्य असुरक्षा से सबसे अधिक प्रभावित देश अफ़गानिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। 30 जुलाई 2025 को जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 53 देशों में 295 मिलियन लोग तीव्र भूख का सामना कर रहे हैं। इसमें 2023 से 13 मिलियन की वृद्धि हुई है। अफ़गानिस्तान इस सूची में सबसे बुरी तरह प्रभावित देश बना हुआ है। इसके बाद है इथियोपिया, नाइजीरिया, कांगो, सीरिया और यमन। 2016 से ही अफ़गानिस्तान FAO की क्रॉनिक हंगर लिस्ट में बना हुआ है। अफ़गानिस्तान की लगातार राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु बदलाव और मानवीय संकट इसके प्रमुख कारण हैं। 12 मिलियन से अधिक अफ़गानों को फ़ौरन खाद्य सहायता की अभी ज़रूरत है। इसके अलावा 75% जनसंख्या आजीविका के संकट से जूझ रही है। भीषण गरीबी और बेरोजगारी खाद्य असुरक्षा को और गहरा बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग में कटौती और आर्थिक प्रतिबंधों ने इसके हालात और बिगाड़ दिए हैं। लंबे समय से सूखे और टूटी कृषि व्यवस्था ने घरेलू खाद्य उत्पादन को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों पर भी इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है, खासकर महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर प्रतिबंधों के कारण। किस रेलवे जोन द्वारा पातालपानी कालाकुंड मीटर गेज
धरोहर रेल सेवा का पुनः संचालन आरंभ किया गया। इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम रेलवे। पश्चिम रेलवे ने पातालपानी कालाकुंड रेल लाइन हेरिटेज रेल सेवा का संचालन दोबारा शुरू किया है। यह रेल लाइन मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर से खांडवा खंड में स्थित है। यह रेल लाइन 155 वर्ष पुरानी है और यह 19वीं सदी से संबंधित है। यह रेलवे लाइन भारतीय रेलवे की 6 धरोहर लाइनों में से एक है। इस रेलवे लाइन पर पहली हेरिटेज ट्रेन 25 दिसंबर 2018 को चलाई गई थी, लेकिन पर्यटकों की संख्या घटने के कारण इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था और अब इसे पुनः शुरू किया जा रहा है। इस रेलवे लाइन पर रोज़ाना 2 ट्रेनें 5 से 10 किलोमीटर की गति से चलती हैं। इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई 9.5 किलोमीटर है और इस रेलवे लाइन में 4 सुरंगें, 24 तीखे मोड़, 6 बड़े और 35 छोटे पुल आते हैं। इसके अलावा यह मार्ग झरनों, घाटियों, सुरंगों और जंगलों से होकर गुजरता है, जिसके कारण ये पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पातालपानी स्टेशन का नाम तांतिया भील के नाम पर रखा गया था। वहीं कालाकुंड स्टेशन का नाम यहाँ की मिठाई कलाकंद से प्रेरित है। यह रेल लाइन मीटर गेज खंड है, जिसे 2018 में संरक्षित किया गया था और इसकी दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण इसे ब्रॉड गेज में बदला नहीं जा सका। पारंपरिक संगीत से संबंधित पहला बिम्स्टेक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। सप्तसुर 7 राष्ट्र एक रंग शीर्षक वाले इस विशेष आयोजन में बिम्स्टेक के 7 सदस्य देशों ने, जिनमें शामिल है भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस महोत्सव का उद्देश्य था संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक एकता और सहयोग को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया गया। यह आयोजन बिम्स्टेक की सांस्कृतिक यात्रा में पहली ऐतिहासिक पहल थी और यह उत्सव सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति को भी सशक्त बनाता है। इस आयोजन की प्रेरणा अप्रैल 2025 में थाईलैंड में हुए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से मिली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह प्रस्ताव रखा था। भारत ने इस आयोजन की मेज़बानी कर सांस्कृतिक पुल की भूमिका निभाई है। इस महोत्सव का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा किया गया और यह कार्यक्रम विविधता में एकता की भावना को जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। हाल ही में भारत ने स्पेन का कौन सा अंतिम सैन्य परिवहन विमान प्राप्त किया? इसका करेक्ट आंसर है एयरबस C-295 MW। हाल ही में भारत ने स्पेन से एयरबस C-295 MW का अंतिम सैन्य परिवहन विमान प्राप्त किया। भारत ने स्पेन से अपना अंतिम यानी 16वां विमान निर्धारित समय से 2 महीने पहले प्राप्त किया। इस विमान से भारतीय वायुसेना के बेड़े को और मजबूती मिलेगी। यह डिलीवरी स्पेन के सेविल स्थित एयरबस डिफेंस एंड स्पेस असेंबली लाइन से हुई। C-295 MW एक सामरिक परिवहन विमान है जो 5 से 10 टन तक का वजन ले जा सकता है और 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह विमान इंडियन एयरफोर्स के पुराने एवरो विमान की जगह लेगा। इस विमान से सैनिक और सामग्री परिवहन, आपदा राहत और मेडिकल निकासी जैसे मिशनों की क्षमता बढ़ेगी। यह विमान भारत और स्पेन के बीच सितंबर 2021 में हुए एक बड़े समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत कुल 56 C-295 MW विमान प्रदान किए जाने थे। इनमें से 16 विमान स्पेन से भेजे जाने थे, बाकी के 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं और इन 40 विमानों का निर्माण वडोदरा, गुजरात स्थित टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। यह कॉम्प्लेक्स भारत की पहली निजी सैन्य विमान असेंबली लाइन है और इसका उद्घाटन अक्टूबर 2024 में भारत और स्पेन के प्रधानमंत्रियों द्वारा किया गया। इस परियोजना में BEL, BDL और कई MSME शामिल हैं। यह पहल भारत में दीर्घकालिक रक्षा आत्मनिर्भरता
और स्थानीय रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगी। द राइज ऑफ द हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है आर कौशिक। द राइज ऑफ द हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक आर कौशिक हैं और यह पुस्तक भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा से संबंधित है। इस पुस्तक में रोहित शर्मा के सहयोगियों, दोस्तों और कोचों के विचार भी शामिल हैं जो उनके करियर के विभिन्न चरणों में उनके अटूट स्वभाव को उजागर करते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे रोहित शर्मा की शुरुआत बोरीवली से हुई और वे एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आइकन बने। इस पुस्तक में उनके संघर्षों, सफलताओं और व्यक्तिगत विकास को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा इसमें सीमित ओवरों और टेस्ट क्रिकेट दोनों ही उपलब्धियों का वर्णन है। इस पुस्तक में उनके धैर्य, आत्मविश्वास और खेल के प्रति उनके जुनून पर केंद्रित है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे उन्होंने चुनौतियों का सामना कर अपने लक्ष्य को हासिल किया। आर कौशिक ये भारत के प्रमुख क्रिकेट लेखक हैं। इनकी विश्लेषण और कहानी कहने की खास शैली के लिए ये प्रसिद्ध है। आर कौशिक भारत के प्रमुख क्रिकेट लेखकों में से गिने जाते हैं। ये दशकों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर अपनी रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में ग्राहकों की पहचान के लिए किस नवीन पद्धति की शुरुआत की है? इसका करेक्ट आंसर है फेस ऑथेंटिकेशन। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने फेस ऑथेंटिकेशन आधारित पहचान पद्धति की शुरुआत की है। यह सुविधा आधार पर आधारित चेहरा पहचान तकनीक के लिए लेन देन की सुविधा देती है और इस सिस्टम को UIDAI के ढांचे पर विकसित किया गया है। इस पद्धति को शुरू करने का उद्देश्य है सुरक्षा, सुविधा और वित्तीय समावेशन को बढ़ाना। अब ग्राहक केवल चेहरे की स्कैनिंग से बैंकिंग कर सकते हैं। इसके लिए अब फिंगरप्रिंट या OTP की ज़रूरत नहीं होगी। यह तकनीक खासकर बुजुर्ग, दिव्यांगजन या घिसे फिंगरप्रिंट वाले लोगों के लिए उपयोगी मानी जा रही है। यह संपर्क रहित प्रणाली स्वास्थ्य आपात स्थितियों में भी सुरक्षित है। यह नई सुविधा डिजिटल बैंकिंग को सरल, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने में महत्वपूर्ण है। इस पहल से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। इस पद्धति के शुरू होने से फिजिकल डिवाइस पर निर्भरता घटेगी और यह कदम डिजिटल इंडिया और कैशलेस अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग के साथ मिलकर काम करता है। 2025 में आयोजित पहले चेस ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर है मैग्नस कार्लसन। 2025 में आयोजित पहले चेस ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता। इस टूर्नामेंट का फाइनल राउंड रियाद में आयोजित हुआ था। इस टूर्नामेंट में कार्लसन ने अली रेज़ा फिरोज़ को निर्णायक रूप से हराया। इस टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन ने टीम लिक्विड का प्रतिनिधित्व किया था और इस टूर्नामेंट में 13 टीमें शामिल हुई थी जिनमें 16 खिलाड़ी थे। यह टूर्नामेंट GSL शैली के डबल एलिमिनेशन फॉर्मेट में खेला गया। हाल ही में लगभग 600 वर्षों के अंतराल के बाद किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इसका करेक्ट आंसर है क्राशेनिनिकोव। क्राशेनिनिकोव ज्वालामुखी में हाल ही में लगभग 600 वर्षों के अंतराल के बाद विस्फोट हुआ और यह ज्वालामुखी रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित है। यह विस्फोट स्थानीय समयानुसार सुबह 2:50 के लगभग माना जा रहा है और इस विस्फोट के बाद से आसमान में लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक राख के बादल फैल गए थे। यह घटना 15वीं सदी के बाद पहली बार हुई है, इसलिए इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। चूँकि यह विस्फोट बिना किसी पूर्व संकेत के हुआ, जिससे वैज्ञानिक और स्थानीय लोग चौंक गए हैं। वैज्ञानिकों की आशंका है कि यह विस्फोट हाल ही में हुए तीव्र भूकंप और उसके आफ्टर शॉक से जुड़ा हो सकता है। रूस का कामचटका प्रायद्वीप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, जहां 300 से अधिक ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 29 अभी भी सक्रिय हैं। इस घटना के बाद से स्थानीय आपातकालीन एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क और तैयार हैं।
भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस संगठन ने शुरू किया? इसका करेक्ट आंसर है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया। इसे कांडला, गुजरात में चालू किया गया है और यह 1 मेगावाट क्षमता वाला संयंत्र मात्र 4 महीनों में तैयार कर लिया गया। इस प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। यह देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना है जो किसी भारतीय बंदरगाह पर शुरू हुई है। इस संयंत्र में उपयोग किया गया इलेक्ट्रोट्राइज पूर्णतः स्वदेशी है और यह योजना मेक इन इंडिया और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। शुरुआत में यह प्लांट 11 बसों और स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा देगा। भविष्य में इसका उपयोग वाहनों, टग बोट्स और जहाज़ों के संचालन में किया जाएगा। इस परियोजना का संचालन तेज़ी से विस्तार किया जाएगा ताकि चालू वित्त वर्ष में 5 मेगावाट और अगले साल तक कुल 10 मेगावाट तक संचालन शुरू कर दिया जाए। यह संयंत्र सालाना लगभग 140 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने में सक्षम होगा। यह परियोजना भारत की समुद्री डीकार्बोनाइज्ड रणनीति और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 6.3% आंकने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है फिच रेटिंग्स। वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी दर को 6.3% आंकने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फिच रेटिंग्स है। फिच रेटिंग्स ने इंडिया कॉरपोरेट क्रेडिट ट्रेंड्स रिपोर्ट नामक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उसने भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 6.3% बताया है जो कि पहले 6.4% अनुमानित थी। फिच रेटिंग्स के अनुसार भारत का मजबूत अवसंरचना निवेश विकास का एक प्रमुख इंजन होगा। यह निवेश इन प्रमुख उद्योगों की मांग को समर्थन देगा जिनमें शामिल है सीमेंट, ऊर्जा, पेट्रोलियम उत्पाद, निर्माण और भवन निर्माण सामग्री। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार की अनिश्चितता और टैरिफ संबंधी जोखिम विकास पर दबाव डाल सकते हैं। भारी पूंजीगत खर्च के बावजूद भारतीय कंपनियों की क्रेडिट स्थिति में सुधार की संभावना है क्योंकि एबिटा मार्जिन स्थिर है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ पर फिच ने चिंता जताई है। वहीं भारत रूस व्यापार पर संभावित दंडात्मक कार्रवाइयों का भी उल्लेख किया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकतर भारतीय कंपनियों को अमेरिका में निर्यात हिस्सेदारी कम और मध्यम स्तर की है, इसलिए तत्काल प्रभाव सीमित होगा। इस्पात और रसायन क्षेत्रों में वैश्विक आपूर्ति का भारत की ओर मोड़ संभावित है जिससे कीमतों में गिरावट और अस्थिरता बनी रह सकती है। आईटी सेवाएं, ऑटो पार्ट्स और दवा उद्योग जैसे निर्यात आधारित क्षेत्र टैरिफ से प्रभावित हो सकते हैं और टेलीकॉम, रेल और गैस, यूटिलिटी और निर्माण जैसे क्षेत्र अपेक्षाकृत स्थिर माने जा रहे हैं क्योंकि ये घरेलू मांग पर आधारित हैं। व्यापार वार्ताओं का परिणाम भारत की निर्यात रणनीति और बाहरी क्षेत्र में मजबूती को प्रभावित कर सकते हैं। अन्नदाता सुखी भव योजना किस वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है? इसका करेक्ट आंसर है किसान। आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्नदाता सुखी भव योजना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया है। परिवहन मंत्री और चित्तूर प्रभारी मंत्री मंडीपल्ली राम प्रसाद रेड्डी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य होगा खरीफ मौसम में किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देना। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 2024 के चुनावों में सुपर 6 वादों में यह योजना भी शामिल थी। इस परियोजना का पहला चरण चित्तूर जिले के रोमपिचारल्ला मंडल से शुरू होगा। इसके पहले चरण में लगभग 2 लाख किसानों को 138.16 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। यह भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किए जाएंगे। इस योजना के तहत कुल 46.85 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत बटाईदार यानी किराए पर खेती करने वाले किसान भी शामिल हैं। वहीं आम किसानों को 135 करोड़ की सब्सिडी भी मिलेगी।
इस परियोजना के अलावा श्री शैलम परियोजना में भी किसानों को जोड़ा जाएगा ताकि उनकी सिंचाई की सुविधाओं को सुधारा जा सके। इस अन्नदाता सुखी भव योजना से किसानों को बीज, खाद जैसे इनपुट खरीदने में मदद मिल सकेगी। यह योजना पारदर्शी तरीके से लागू की जा रही है। अन्नदाता सुखी भव योजना वितरण। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को वित्तीय सहायता के तहत सालाना 20,000 3 किस्तों में देगी। इसकी पहली किस्त में 7,000 की राशि होगी, जिसमें राज्य द्वारा 5,000 और केंद्र की पीएम किसान योजना के तहत 2,000 किसानों को मिलेंगे। वहीं अन्नदाता सुखी भव योजना के तहत दूसरी किस्त 5,000 की जो अक्टूबर में मिलेगी और तीसरी किस्त 4,000 की जो जनवरी में मिलेगी। भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में मिजोरम के बैरोबी से किस शहर तक नई ब्रॉड गेज रेल सेवा का विस्तार किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है सेरांग। भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में मिजोरम के बैरोबी से सेरांग शहर तक नई ब्रॉड गेज रेल सेवा का विस्तार किया गया है। इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया। इस नई ब्रॉड गेज रेल लाइन की कुल लंबाई 51.38 किलोमीटर है और यह मिजोरम की राजधानी आइजोल से 18 किलोमीटर पहले स्थित है। यह परियोजना भारत की एक्ट ईस्ट नीति को ज़मीनी रूप से दिशा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले मिजोरम में केवल 1.5 किलोमीटर की गेज लाइन थी जो बैरोबी को सिलचर से जोड़ती थी। इस ब्रॉड गेज के रूपांतरण की स्वीकृति वर्ष 2000 में मिली थी और 2008 से 2009 में इसका विस्तार सेरांग तक करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस निर्माण प्रक्रिया में बाधाएं थीं कठिन भूभाग, भूस्खलन, मौसम और संसाधनों की कमी। मिजोरम एक लैंडलॉक राज्य है और अब तक हवाई या सड़क मार्ग ही इसके मुख्य साधन थे। अब इस नई रेल लाइन से रेल यात्रा से आइजोल सिलचर का समय 5 घंटे से घटकर 1.5 घंटे का हो जाएगा। सेरांग अब मिजोरम राज्य का निकटतम रेल जंक्शन बन चुका है। इस लाइन के विस्तार से माल ढुलाई, पर्यटन और व्यापार के लिए ट्रक की निर्भरता घटेगी। इस लाइन के अंतर्गत 48 सुरंगें और 122 पुल इस लाइन में शामिल हैं। यह लाइन भारत म्यांमार के सितवे पोर्ट से व्यापारिक संपर्क के लिए रणनीतिक मानी जा रही है। WCL 2025 के फाइनल मुकाबले में किस टीम ने ट्रॉफी जीती? इसका करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका चैंपियंस। WCL 2025 के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका चैंपियंस टीम ने ये ट्रॉफी जीती। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड 2025 का आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ और इसके फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने शानदार प्रदर्शन किया। इन्होंने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। यह टूर्नामेंट पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों के बीच खेला गया। इस टूर्नामेंट के फाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम ने बेहतर बल्लेबाजी और गेंदबाजी में प्रदर्शन किया। यह जीत इस टीम के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक मानी जा रही है। WCL 2025 यह इसका दूसरा संस्करण था जो आधिकारिक रूप से एजबेस्टन स्टेडियम बर्मिंघम में शुरू हुआ। यह टूर्नामेंट 18 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक चला। इस टूर्नामेंट में कुल 18 मैच खेले गए, जिसमें 6 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने भाग लिया, जिनमें शामिल है भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़। हाल ही में भारत ने विमानन क्षेत्र में कौन सी वैश्विक रैंक हासिल की? इसका करेक्ट आंसर है 5वीं। हाल ही में भारत ने विमानन क्षेत्र में 5वीं वैश्विक रैंक हासिल की है। भारत अब आधिकारिक रूप से विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत ने 24.1 करोड़ यानी 241 मिलियन यात्रियों की आवाजाही दर्ज की, जो वर्ष 2023 से 11% अधिक रही। भारत ने इस साल जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब इस सूची में भारत, अमेरिका, चीन, UK और स्पेन के बाद है। इसके अलावा भारत की विमानन उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है, जिसमें मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ट्रैवल और लेजर पत्रिका द्वारा विश्व के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में शामिल किया गया है।
शीर्ष 5 विमानन बाजार 2024। इस सूची में अमेरिका पहले स्थान पर है 87.6 करोड़ यात्रियों के साथ। वहीं चीन दूसरे स्थान पर, यूके तीसरे स्थान पर, स्पेन चौथे स्थान पर और भारत 5वें स्थान पर है। और पिछले साल तक जापान 5वें नंबर पर था। हवाई प्रमुख मार्ग 2024। मुंबई दिल्ली 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई मार्गों में शामिल हुआ। मुंबई दिल्ली एयर रूट 5.9 मिलियन यात्रियों के साथ दुनिया का 7वां सबसे व्यस्त मार्ग बना। वहीं दक्षिण कोरिया का जेजू सेओल 13.1 मिलियन यात्रियों के साथ पहले स्थान पर है। वहीं जिहाद रियाद शीर्ष 10 में एकमात्र गैर एशियाई प्रशांत मार्ग है। प्रीमियम क्लास यात्रा 2024। बिजनेस और फर्स्ट क्लास यात्रियों में 11.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें कुल 11.69 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियम यात्री थे, जो कुल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का 6% है। वहीं एशिया प्रशांत के प्रीमियम यात्रियों में 22.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं यूरोप सबसे बड़ा प्रीमियम बाजार रहा 3.93 करोड़ यात्रियों के साथ। वहीं मध्य पूर्व में कुल यात्रियों में से 14.7% प्रीमियम श्रेणी के थे, जो सबसे अधिक अनुपात है। वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस राज्य की राजनीति से जुड़े हुए थे? इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, झारखंड राज्य से संबंधित थे। वे भारत के सबसे प्रभावशाली आदिवासी नेताओं में से एक थे और झारखंड राज्य के निर्माण के प्रमुख थे। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और 4 दशकों तक नेता रहे। शिबू सोरेन दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने आदिवासी अस्मिता और अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका जन्म 11 जनवरी 1944 को नेमरा गांव हजारीबाग में हुआ था और ये वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता हैं। शिबू सोरेन का राजनीतिक सफ़र। इन्होंने झारखंड को बिहार से अलग करने के आंदोलन का नेतृत्व किया और अंततः झारखंड का गठन वर्ष 2000 में किया गया। शिबू सोरेन 3 बार के झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने 2 मार्च 2005 को पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और यह मौका इन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के गठबंधन के बाद मिला। वहीं दूसरी बार 27 अगस्त 2008 को ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के गठबंधन ने इन्हें सत्ता दिलाई। और इसके बाद वे तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 को मुख्यमंत्री बने और इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के गठबंधन ने इन्हें फिर से सत्ता दिलाई। लेकिन मई 2010 में यह गठबंधन टूट गया जब सोरेन ने लोकसभा में यूपीए सरकार के समर्थन में वोट दिया, जबकि बीजेपी भी इसका हिस्सा थी। इसके अलावा शिबू सोरेन राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। असम सरकार द्वारा शुरू की गई निजुत मोइना 2.0 योजना का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? इसका करेक्ट आंसर है छात्राओं। असम सरकार द्वारा शुरू की गई निजुत मोइना 2.0 योजना का संबंध छात्राओं से है। इस योजना का उद्देश्य है बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। यह योजना सभी वर्ग की लड़कियों के लिए खुली है। इस योजना का उद्देश्य है असम में बाल विवाह को रोकना और छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना। वर्ष 2024 में निजुत मोइना योजना के तहत करीब 2 लाख छात्राओं को 132 करोड़ की सहायता दी गई। निजुत मोइना योजना की शुरुआत अक्टूबर 2023 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में उच्चतर माध्यमिक से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ देती हैं और इस योजना से उन्हें उच्च शिक्षा में छात्राओं का नामांकन बढ़ाने में और बाल विवाह पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत 4 लाख से अधिक बालिकाओं को बाल विवाह से बचाकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का लक्ष्य है। असम राज्य का 2026 तक बाल विवाह पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य है। निजुत मोइना योजना के तहत आर्थिक सहायता। इस योजना के तहत छात्राओं को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
जिसके तहत कक्षा 11 में 1000 प्रतिमाह, स्नातक प्रथम वर्ष में 1250 रुपये प्रतिमाह, वहीं पीजी और बीएड के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। फीफा ने भारत में पहली बार लड़कियों के लिए टैलेंट अकादमी शुरू करने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की? इसका करेक्ट आंसर है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने मिलकर भारत में पहली बार लड़कियों के लिए टैलेंट अकादमी के लिए साझेदारी की। इसका उद्देश्य होगा महिला फुटबॉल को बढ़ावा देना और होनहार खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर की सुविधाएं देना। तेलंगाना स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के दौरान इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में गाचिबोली स्टेडियम परिसर को अकादमी का केंद्र बनाया जाएगा। यह पहल फीफा की टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत की गई है। यह अकादमी हर साल 30 लड़के और 30 लड़कियों को प्रशिक्षण देगी। इस अकादमी में उपलब्ध सुविधाएं होंगी आवास, शिक्षा, पोषण, चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य और खेल विज्ञान। यह अकादमी फीफा की टीडीएस योजना के तहत दुनिया की चुनिंदा अकादमी में से शामिल है। भारत में ये लड़कियों की पहली और लड़कों के लिए दूसरी फीफा अकादमी होगी। यह अकादमी भविष्य में होने वाले भारत के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में इस मॉडल की सफलता से भारत में अन्य और अकादमियाँ स्थापित होंगी। भारत में पहली बार किस भुगतान माध्यम ने प्रतिदिन 700 मिलियन ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है? इसका करेक्ट आंसर है यूपीआई। भारत में पहली बार यूपीआई ने दैनिक 700 मिलियन से अधिक का ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है। यह आंकड़ा 2 अगस्त 2025 को पार किया गया। यह आंकड़ा बताता है कि यूपीआई के ज़रिए भारत में डिजिटल भुगतान में तेज़ी आई है, खासकर शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में। पिछले 2 वर्षों में भारत में दैनिक लेन देन दोगुने हुए हैं, लेकिन लेन देन राशि में वृद्धि अपेक्षाकृत कम है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अब यूपीआई का उपयोग छोटे और बड़े दोनों प्रकार के लेन देन में किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा 100 करोड़ का दैनिक ट्रांजैक्शन का लक्ष्य रखा गया है, जो अगले वर्ष तक संभव माना जा रहा है। भारत में डिजिटल भुगतान का 85% हिस्सा यूपीआई से हो रहा है और वहीं वैश्विक तत्काल भुगतान का 50% अकेले भारत में किया जा रहा है। यह आंकड़े भारत को डिजिटल भुगतान में अग्रणी बना रहे हैं। यूपीआई अब छोटे व्यापारियों से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक प्रमुख भुगतान बन चुका है। वहीं यूपीआई लाइट द्वारा कम राशि के ऑफलाइन भुगतान को भी संभव बनाया गया है। सिंगापुर और यूएई के साथ अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई कनेक्शन से इसकी पहुंच वैश्विक हुई है। यूपीआई की सफलता के प्रमुख कारण: बैंक और ऐप्स के बीच बेहतर कनेक्टिविटी, क्यूआर कोड आधारित भुगतान प्रणाली, व्यापारियों के लिए कोई शुल्क नहीं लगना, वहीं तेज़, आसान और विश्वसनीय इंटरफेस। ग्रामीण भारत में यूपीआई की पहुंच बढ़ने के कारण: सस्ते स्मार्टफोन की उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता अभियान, सुगम मोबाइल ऐप अनुभव। इन सब नीतियों के चलते यूपीआई का उपयोग अब पहली बार इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। दक्षिण अफ्रीका में गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? इसका करेक्ट आंसर है राइसोटोप परियोजना। दक्षिण अफ्रीका में गैंडों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए राइसोटोप परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना की शुरुआत यूनिवर्सिटी ऑफ द विटवाटरसरैंड ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से की है। इस परियोजना के तहत गैंडों के सींगों में रेडियोधर्मी तत्व डाले जाते हैं ताकि उन्हें सीमा पर रेडिएशन डिटेक्टर से आसानी से पकड़ा जा सके। यह एक गैर हानिकारक तकनीक है जो गैंडों की सेहत पर कोई असर नहीं डालेगी। इस तकनीक के सेल डैमेज की जांच में भी कोई नुकसान नहीं देखा गया। 3D प्रिंटेड नकली सींगों पर यह परीक्षण करके यह पता चला है कि रेडिएशन उपकरण बड़े कंटेनर में भी इन्हें पहचाना जा सकता है।
यह तरीका पारंपरिक सींग काटने के तरीकों से बेहतर है क्योंकि यह गैंडों के व्यवहार में हस्तक्षेप नहीं करता। इस परियोजना का उद्देश्य है गैंडों के सींगों को तस्करी के लिए अनुपयोगी बनाना, सीमाओं पर ट्रैकिंग को आसान बनाना और शिकारियों को रोकने के लिए तकनीकी समाधान देना। दुनिया में गैंडों की संख्या अब घटकर 27,000 रह गई है, जो पहले 5 लाख हुआ करती थी। पिछले एक दशक में दक्षिण अफ्रीका में 10,000 से अधिक गैंडे मारे गए हैं और 2025 में पहली तिमाही में 103 गैंडों की हत्या की गई। भविष्य में यह तकनीक हाथी और पेंगोलिन जैसे अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों में भी लागू की जा सकती है। जून 2025 में भारत का चाय उत्पादन सालाना आंकड़ों की तुलना में कितने प्रतिशत घटा है? इसका करेक्ट आंसर है 9%। जून 2025 में भारत का चाय उत्पादन सालाना आंकड़ों की तुलना में 9% घटा है, यानी यह 13.35 करोड़ किलोग्राम पर रह गया है। उत्तर भारत में चाय उत्पादन 12.15 करोड़ किलोग्राम से घटकर 11.25 करोड़ किलोग्राम तक पहुंच गया है। वहीं दक्षिण भारत में यह उत्पादन 2.52 से घटकर 2.09 करोड़ किलो तक रह गया है। भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों में मौसम ने बागानों की गतिविधियों को बाधित किया है। वहीं असम और बंगाल में कीट संक्रमण के कारण उत्पादन में कमी आई है। बड़े चाय बागान मालिकों और छोटे किसान दोनों ही इससे प्रभावित हुए हैं। यह जानकारी इंडियन टी एसोसिएशन द्वारा दी गई है। कौन सा सुप्रसिद्ध लड़ाकू विमान सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना से औपचारिक रूप से हटाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है MiG-21। MiG-21 सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना से औपचारिक रूप से हटा दिया जाएगा। चंडीगढ़ में इसका विदाई समारोह होगा, जहां 1963 में पहली बार इसे वायुसेना में शामिल किया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत ने सोवियत संघ से MiG-21 विमान लिए थे और यह भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक और गैर पश्चिमी लड़ाकू विमान था। कुल 872 MiG-21 को वायुसेना में शामिल किया गया था, जिनमें से अधिकतर भारत के HAL द्वारा बनाए गए थे। MiG-29 ने 1965, 1971, कारगिल 1999 और बालाकोट 2019 जैसे अभियानों में भाग लिया। इसके अलावा अभिनंदन वर्तमान ने इसी विमान से पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। यह विमान घटनाओं के चलते फ्लाइंग कॉफिन कहलाता है, फिर भी यह दुनिया के सबसे सफल लड़ाकू विमानों में से एक है। इसमें 6,000 से अधिक यूनिट हैं, जो 30 से अधिक देशों की सेवा दे चुका है। MiG-21 की विदाई के बाद भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन की संख्या 31 से घटकर 29 रह जाएगी। हर स्क्वाड्रन में लगभग 16 से 18 विमान होते हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना अब LCA Mk1 Mk1A की आपूर्ति का इंतज़ार कर रही है, जिसमें देरी हो रही है। हालांकि वर्तमान में सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का मुख्य लड़ाकू विमान अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा पुराने विमान जैसे मिराज 2000, MiG-29, जैगुआर इस दशक के अंत तक रिटायर हो जाएंगे। भारत में भविष्य के लिए लड़ाकू विमान के तौर पर LCA Mk2, EMCA MRF-AI है। MiG-21 की सेवा अवधि 1963 से 2025 तक कुल 62 वर्ष रही। अगले 20 वर्षों में भारतीय वायुसेना का लक्ष्य 600 से अधिक फाइटर जेट्स का अधिग्रहण करना है, जो अधिकांश स्वदेशी रूप से निर्मित होंगे। सत्यपाल मलिक, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस राज्य या केंद्र प्रशासित क्षेत्र के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे? इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। सत्यपाल मलिक, जिनका हाल ही में निधन हुआ, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। इनका लंबी बीमारी के कारण निधन हुआ। वे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के समय तक पद पर बने हुए थे। सत्यपाल मलिक ने अपनी राजनीति की शुरुआत 1970 के दशक में समाजवादी नेता के रूप में की थी। वे 1974 में बागपत
उत्तर प्रदेश से विधायक चुने गए थे। प्रारंभ में उन्होंने चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में भारतीय क्रांति दल का प्रतिनिधित्व किया था। बाद में उन्होंने कई वरिष्ठ पदों पर कार्य किए, जिनमें लोक दल के महासचिव का पद भी शामिल है। वे 2 बार के राज्यसभा के सदस्य रहे, जिनमें पहला 1980 वहीं दूसरी बार 1989 में। दूसरी बार में वे कांग्रेस पार्टी के सांसद थे। वे अगस्त 2018 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने और अनुच्छेद 370 हटाने जैसी घटनाओं के साक्षी रहे। इसके बाद वे गोवा और फिर मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किए गए और इन्होंने 2022 तक अपनी सेवा दी। इन्होंने 2017 में संक्षिप्त समय के लिए बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। वे 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उनका राजनीतिक सफ़र विविध दलों और भूमिकाओं से जुड़ा रहा। अनुच्छेद 370 हटाने के दौरान उनकी भूमिका को ऐतिहासिक माना गया। क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है एस राधा चौहान। क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में एस राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने इन्हें इस आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 1 अगस्त 2025 से 3 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। इस नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा मंजूरी मिली। एस राधा चौहान 1988 बैच की यूपी कैडर की IAS अधिकारी रही हैं। 30 जून 2025 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव पद से वे सेवानिवृत्त हुई हैं और इन्हें मई 2022 में इस पद के लिए नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न की चेयरपर्सन और CEO रह चुकी हैं। 2011 से 2015 तक वे मानव संसाधन मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर कार्य कर चुकी हैं। इसके अलावा वे यूपी में गाज़ियाबाद की कमिश्नर, नोएडा अथॉरिटी की CEO, ग्रेटर नोएडा की डिप्टी CEO, बुलंदशहर और पीलीभीत की DM और आगरा और मेरठ की एडिशनल कमिश्नर भी रह चुकी हैं।